इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, आपके लिए चूज़ करना मुश्किल होता है कि आप क्या बात करें और क्या नहीं। सही कह रही हैं, बड़ी वो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक चैप्टर के ऊपर ही 2-3 प्रोग्राम हाँ, हो सकते हैं। इतना ज़्यादा सिर्फ इसको आप इंगेज कर दें फ़ोन को, उसकी बहुत ज़्यादा ऊँची है। आवाज़ आप देखें ठीक है। ठीक है, देखिए अब आवाज़ चेक करें। चुटकी भी करनी है। 30 तक काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ फोन एंगेज कर दीजिएगा, फोन एंगेज कर दीजिएगा, कर दिया। आवाज़ ठीक नहीं है। मोबाइल पे कमेंट्स आते हैं, नंबर शो करते हैं, इस वाले प्रोग्राम में। ठीक है, अभी देखिए आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई। चलिए सही, चलिए अब स्टार्ट कर बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इतरत ज़हरा और आज आप हमें देख रहे हैं इट टेक्स अ फैमिली की एक ऐसी एपिसोड के साथ जिसमें हम जिक्र करेंगे कुछ ऐसी उस कीमत का जो किसी भी ख़ानदान को अदा करनी पड़ती है जिस ख़ानदान का कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी के साथ पाया जाता है। और मदद का ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे और आप जैसा कि जानते हैं कि इस मदद के सिलसिले में हमारा साथ देती हैं मैडम उज़्मा सदाकत,
जो कि हमारी डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। खैरियत से हैं बिल्कुल। मैडम, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहती हूँ कि कुछ लफ्ज़ आप भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो हम ऐसी कीमत अदा करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कीमत है जो कोई भी ख़ानदान अदा करता है अपने प्यारे की वजह से? अच्छा, बज़ाहिर हमें लगता है कि जब कोई मरीज़ होता है किसी भी क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर, क्रोनिक डिसऑर्डर से मेरी मुराद है कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिज्म है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फ़र्द इफ़ेक्ट करता है उस डिज़ीज़ से डायरेक्टली। लेकिन जब हम शेडो ऑफ इलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरीज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वो तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली भी अफेक्ट कर रही होती है। सही। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ का जो कि ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से नहीं निपट रही, बल्कि कोई और मसाइल उनकी ज़िंदगी में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट घर पे है अगर, तो उनकी ज़िंदगी में भी वही मसाइल आते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ते हैं जिनके घर में कोई प्यारा नशे का मरीज़ होता है। सही। सो शेडो ऑफ इलनेस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्रोनिक स्ट्रेस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऐसी फैमिलीज़ में हमें काफ़ी लंबे अरसे तक नज़र आता है जब तक कि वो मसला ख़त्म नहीं होता। क्रोनिक स्ट्रेस से फैमिली जो है वो दो चार होती है। क्रोनिक स्ट्रेस की जब मैं बात करती हूँ तो मोस्टली फैमिलीज़ ये अंडरस्टैंड करती हैं कि ये तो सभी को ही आजकल के दौर में दरपेश होता है, और स्ट्रेस को हमने एक बड़ा कॉमन सा वर्ड बना दिया हुआ है जो कि अब हमें उतना अलार्मिंग साउंड नहीं करता जितना कि एक्चुअली ये अलार्मिंग है। मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं कि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हुए लोगों को देखते हैं तो हम उन्हें काफ़ी शाबाश देते हैं, अपलॉड करते हैं, और वो वेट लिफ्टिंग जो लोग करते हैं वो कुछ मिनटों के लिए करते हैं। लेकिन आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे जो 200 kg का वेट हर वक्त उठाए रखता है और हर लम्हे वो वेट बढ़ता भी जा रहा है? बिल्कुल। और ये स्ट्रेस एक ऐसा ही भारी पत्थर है जो आप अपने सर पे रख के हर वक्त चलते हैं, हर वक्त चलते और हैं, ये डिसअपीयर भी रहता है, नजर भी नहीं आता। एग्जैक्टली। जब हम क्रोनिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये ऐसा ही है कि आपने बहुत सारा वेट उठाया है और उस वजन में हर लम्हे इजाफा ही हो रहा है, कोई कमी दरपेश नहीं हो रही। सो जब ऐसी सूरत हाल में फैमिलीज दो चार होती हैं जिनके घर में कोई ना कोई प्यारा नशे का मरीज होता है, या कोई और क्रोनिक डिसऑर्डर का शिकार होता है, या कोई और लॉन्ग लास्टिंग मसला है जैसे गैम्बलिंग है, इस तरह के और मसाइल से फैमिली दो चार होती है, तो उन फैमिलीज़ के अंदर क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो काफ़ी आपको आम नज़र आता है। मंजर के ऊपर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ उस फैमिली में नज़र आएंगी जो कि बिहेवियरल हो सकती हैं, हेल्थ कंडीशन में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर होगा वो बेसिकली क्रोनिक स्ट्रेस होगा या शदीद जहनी दबाव जो है उस फैमिली के अंदर होगा। क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो काफ़ी सारी जिस्मानी बीमारियों की वजह भी बनता है, और आमतौर पे जब हम फैमिली से मिलते हैं, ऐसी फैमिली से जिनके घर में कोई नशे का मरीज़ होता है, तो वो यूजुअली हमें बताती हैं कि उन्हें डायबिटीज़ हो गई है, उन्हें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो गए हैं, या हाइपरटेंशन का इशू है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। सो एक्चुअली ये जितने भी कॉजेज़ या जितनी भी ये मेडिकल कंडीशंस बनती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई लंबे अरसे तक रहने वाला जहनी दबाव है जिसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, यानी ऐसी बीमारियां या ऐसी फिजिकल कंडीशंस जिनके पीछे जो रूट कॉज है वो स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल है, और वो स्ट्रेस यूजुअली नज़र आता है। सो फैमिलीज जब लंबे अरसे तक ऐसे जहनी दबाव से दो चार रहती हैं तो उनके अंदर डिफरेंट तरह की जो बीमारियां हैं वो उसका शिकार हो जाती हैं, क्योंकि लंबे अरसे तक जब भी हमें किसी स्ट्रेस से निपटना पड़ता है तो यूजुअली हम स्ट्रेस को मैनेज करने की बजाय या उस मसले को मैनेज करने की बजाय हम उसके साथ रहना सीख लेते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऐसे फर्द का जिससे पता नहीं है कि ये जो मसला अचानक घर पे दरपेश हो गया है या ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है उसे सॉल्व कैसे करे, और बाज़-औक़ात वो उस मसले को कोई नाम भी नहीं दे सकता। और ज़्यादातर तो ये होता है कि वो प्रॉब्लम को देख रहा होता है, लेकिन यानी अपने प्यारे के नशे की प्रॉब्लम को तो वो देख रहा होता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता कि वो खुद कितना इस वक्त प्रॉब्लम
में है, प्रॉब्लम में है, इतना वजन उसने खुद उठाया हुआ है और ये बेसिकली कोप कर रहा होता है वो उस सिचुएशन के साथ जो कि घर के अंदर एक डेवलप हो रही होती है। वो एडिक्शन का मर्ज हो सकता है, वो अल्कोहलिज्म का मर्ज हो सकता है, या वो इसी तरह के और कार्डियोवैस्कुलर जो इश्यूज हैं या क्रोनिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनके मसाइल से दो चार हो सकता है। सो जब भी कोई क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है तो बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स में दो हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा आप उसे प्राइमरी हार्मोन्स कहते हैं, जैसे कार्टिसोल है वो प्राइमरी हार्मोन है, या एड्रेनलिन है ये भी स्ट्रेस हार्मोन है, और ये हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त एक खलबली सी मचाई रखते हैं। अब ये एक्टिव रखते हैं ऑल द टाइम। एक्सक्यूज मी, अब यूं कंसीडर करें कि जैसे बगैर किसी वजह के हर वक्त जब आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में रहना पड़े और आपके ये जो दोनों स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये हर वक्त ही ओवर एक्टिव रहें, तो इसके नताइज जो हैं इन कीमियावी तब्दीलियों के जो कि आपके जिस्म में पैदा होती हैं उसके नताइज आपके जिस्म को फिर भुगतना भी पड़ते हैं। जो कि नींद का ना आना भी इसका एक सिम्टम, नींद का ना आना भी एक सिम्टम है, लेकिन जैसे मैंने बात की कि मुख्तलिफ आपको जिस्मानी बीमारियां या आर्जे भी लाहक हो सकते हैं जो कि बेसिकली आप कोप करने की सिचुएशन में ही ये सीखते चले जाते हैं। एड्रेनलिन जब हम केमिकल की बात करते हैं या स्ट्रेस हार्मोन की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके पल्स रेट को बढ़ा देता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है या तेज करता है, आपकी हार्ट बीट को इरेगुलर करता है और उसके साथ साथ एक बड़ा बूस्ट एनर्जी का भी आपको देता है ताकि आप जिस भी डेंजर से वक्ती तौर पे नबर्द आज़मा हैं आप उस डेंजर से निकलने के लिए कोई दौड़ लगा सकें या आप उस डेंजर से निपटने के लिए उसके साथ फाइट कर सकें। सो एड्रेनलिन आपको एक एनर्जी का बूस्ट भी देता है और अब वही एनर्जी शायद गुस्से में तब्दील हो जाती क्योंकि आपको करने के लिए प्रॉपर वेज नहीं पता कि आप इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। एग्जैक्टली। सो जब ये एनर्जी बहुत ओवरफ्लो करती है तो फिर आपके जिस्म का दूसरा एक जो हिस्सा है जिसको हम कार्टिसोल केमिकल बोलते हैं वो ओवर एक्टिव होता है, क्योंकि आफ्टर सम एक्टिविटी अब उसका काम है कि आपके जिस्म को दोबारा से नॉर्मल फेज के अंदर लेकर जाए, आपकी सांस की रफ्तार को थोड़ा स्लो करने की तरफ जाए, आपकी हार्ट बीट को स्लो करे ताकि आप दोबारा से नॉर्मल फंक्शनिंग के काबिल हो सके। अब हमारे जिस्म के ये जो कीमियावी मादे हैं या हार्मोन्स हैं ये बेसिकली इमरजेंसी की सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे अंदर कुदरत ने रखे हैं, लेकिन अगर हमें हर वक्त ही कोई इमरजेंसी की सिचुएशन या अनसर्टेनिटी की सिचुएशन से भुगतना पड़ता है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये बेसिकली ओवर एक्टिव हर वक्त रहते हैं और हर वक्त जो चेंजेस ये आपके बॉडी के अंदर लाते हैं उससे आपके फिर जिस्म को काफ़ी कीमत अदा करनी पड़ती है जो कि मुख्तलिफ जिस्मानी आर्जों की सूरत में हो सकती है। अच्छा, मूड के ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट आता है। जब हमारे ब्रेन के अंदर ये चेंजेस आते हैं या कार्टिसोल ज़्यादा ओवर डेवलप होता है तो कार्टिसोल बेसिकली हमारे ब्रेन के हिप्पोकम्पस को काफ़ी इफेक्ट करता है। हिप्पोकम्पस बेसिकली वो हिस्सा है जहाँ पे हम नई चीज़ों को सीखने, नई महारतों को सीखने में जो हेल्प देता है और उन्हें फिर हमें याद रखने में भी मददगार साबित होता है। सो ऐसी सूरत में जब कोई शख्स किसी ऐसी फैमिली का हिस्सा है या ऐसी फैमिली जिनके घर में कोई ना कोई नशे का मरीज़ है या जिनका कोई प्यारा नशे के मर्ज में मुब्तला है, हर वक्त उन्हें अगर कार्टिसोल और एड्रेनलिन के एक ओवर फ्लो के साथ चलना पड़ता है तो इसका मतलब है कि उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी पुअर हो जाएगी, लर्निंग इम्पेयर्ड हो गई, नई चीज़ों को सीखने में उन्हें मुश्किल पेश आएगी, चीज़ों को याद रखने में उन्हें मुश्किल पेश आएगी, उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बड़ा कम हो जाएगा, कॉन्सनट्रेट वो चीज़ों पे नहीं कर सकेंगे और उसके साथ साथ एक काइंड ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस भी उनके अंदर डिवेलप होती चली जाती है। सो मूड पे इफेक्ट आएगा। फिर इंसोम्निया का मर्ज भी ऐसे लोगों को लाहक रहता है जो कि उस घर में उस ख़ानदान का हिस्सा होते हैं जहाँ पे कोई प्यारा जो है वो नशे का मरीज़ भी होता है। सो जब स्लीप का प्रॉब्लम हमें आता है इसका मतलब है कि स्लीप की वजह से स्लीप के ड्यूरेशन में जो पॉजिटिव एक्टिविटी हमारे ब्रेन के साथ होती है वो एक्टिविटी नहीं हो सकती। यूजुअली हम लोगों का ख्याल है कि हम सोते हैं तो आराम करते हैं और हमारा जिस्म जो है वो थकावट से बचना सीखता है। स्लीप के ड्यूरेशन के दौरान हमारे एक्चुअली ब्रेन के अंदर जो ऐसे इजाफी मादे जो ब्रेन में बनते हैं ब्रेन उनको भी क्लियर आउट साथ साथ करता चला जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मेमोरी के जो इश्यूज़ हैं जैसे
आप पार्किंसंस में देखते हैं, अल्जाइमर में देखते हैं, या कंसंट्रेशन के हमें जो प्रॉब्लम है या डिमेंशिया के जो हमें प्रॉब्लम है वो हमें दरपेश नहीं होते। लेकिन अगर कोई फ़र्द ऐसी फैमिली का हिस्सा है जहाँ पे कोई ना कोई क्रोनिक मसला एक दरपेश है और उसे इंसोम्निया का सामना करना पड़ता है, तो फिर उसकी मेमोरी जो है वो काफ़ी इफेक्ट करेगी। और जैसे जैसे वो एज लोग करते जाते हैं तो पार्किंसंस का मर्ज उन्हें हो सकता है, डिमेंशिया के काफ़ी डिफरेंट फॉर्म उन्हें हो सकते हैं, और अल्जाइमर जो है वो भी मर्ज लाहक उन्हें हो सकता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम किसी भी फैमिली के अंदर सीखते हैं। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी तब्दीली उन फैमिलीज के अंदर आती है जो नशे के मर्ज से निपट रहे होते हैं, वो लर्नड हेल्पलेसनेस है। लर्नड हेल्पलेसनेस से मेरी मुराद है कि आप कंटिन्यूअसली चीज़ों को जब देखते हैं कि कोई मसला है घर में और आप आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में हैं, आपको नहीं पता कि इस मसले को कैसे मैनेज किया जाए, तो आपके अंदर एक हेल्पलेसनेस को सीखने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, बल्कि क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने शेडो ऑफ इलनेस को बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि जब भी कोई फैमिली उस साए में होती है, यानी एडिक्ट के साए में होती है या डिज़ीज़ के साए में होती है, तो फिर वो भी साथ साथ सफ़र कर रही होती हैं, यानी वो भी उसमें से अपना शेयर ले रही होती हैं। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को भी आपने बताया। ये लर्न हेल्पलेसनेस पे मैं चाहूँगी आप ज़रा डिटेल से बताएं हमें, क्योंकि बहुत जगहों पर हमने देखा है कि हम जब कुछ कर नहीं पा रहे होते प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो फिर ऐसा होता है कि हम उस प्रॉब्लम से दोस्ती कर लेते हैं या उसी में रहना पसंद कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन कहाँ आती है क्या? अच्छा, एक तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इलनेस और शेडो ऑफ इलनेस ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है। अगर हम किसी एक ऐसे मरीज़ के अंदर जो कि नशे के मर्ज में मुब्तला है, अगर हम उसका थोड़ा जायज़ा लेना चाहें तो हमें नज़र आता है कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो डैमेज होती है, मेटाबॉलिक एरर आ जाता है। अगर हम फैमिली को देखें तो वो हाइपरटेंशन के मर्ज में मुब्तला हैं, या वहाँ पे डायबिटीज़ डेवलप हो चुकी है, या वहाँ पे कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं। फिर हम जब बिहेवियर की बात करते हैं तो पेशेंट का बिहेवियर भी काफ़ी अरेटिक होता है, काफ़ी क्रैंकी होता है, वो ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाता है जो कि वैल्यूज़ फैमिली की नहीं होती, अनएक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन वो करता है। वायलेंस की तरफ वो जाता है, वर्बल अब्यूज़ की तरफ जाता है, या वो चीज़ें उठा उठा के पटक रहा होता है। और अगर हम फैमिली की साइड पे देखें तो फैमिली के अंदर भी यही बिहेवियर हमें कमोबेश इशारे होते हैं कि फैमिली का जो मूड सेंटर है वो भी अफेक्ट कर रहा होता है। सो उन्हें अपने जज्बात के ऊपर इख्तियार थोड़ा कम होता है, उनका जो सोचने समझने वाला ब्रेन है वो कम एक्टिव होता है, और जो उनका इमोशनल ब्रेन है वो ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है। जिसका मतलब है कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी फिर थोड़ी अंडरमाइन हो जाएगी, अंडर डेवलप्ड होगी, बिकॉज वो ऑल द टाइम एक गो सिस्टम के ऊपर जो कि एक इमोशनल आपको स्पाइरल के अंदर बंद रखता है, वो उसी के अंदर आपको नज़र आते हैं। बिहेवियर चेंजेस भी सिमिलर ही फैमिली के अंदर नज़र आती हैं जो कि पेशेंट के अंदर नज़र आती हैं। फिर हमने बात की इंसोम्निया की, तो पेशेंट जो है वो बेसिकली नशे के टॉक्सिन्स की वजह से स्लीप प्रॉब्लम का शिकार होता है, जबकि फैमिली जो है वो अपने पेशेंट को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेस से भुगतती है, तो वो उस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से या उन टॉक्सिन्स की वजह से इंसोम्निया का शिकार रहती है। बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पे की है, मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि जहाँ पर नशा किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स डेवलप कर रहा है, वहाँ पर स्ट्रेस भी वही सेम रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रेस भी वही टॉक्सिन्स जो है वो फैमिली की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारी, जैसे आपने कहा कि इलनेस और शेडो ऑफ इलनेस ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि दोनों में कंडीशन जो है वो सेम है। अच्छा, जब हम लर्नड हेल्पलेसनेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे कोई प्यारा नशे का मरीज़ है वो साल लगा देते हैं किसी भी एक हेल्प को लेने के लिए या कोई हेल्प इनिशिएट करने के लिए। तकरीबन ऑन एवरेज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोई भी फैमिली जब हमारे पास या किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती है तो ऑन एवरेज वो 7 years तक एक्टिव एडिक्शन को भुगत चुके होते हैं। एक्टिव एडिक्शन को आप यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे आपका घर एक जलजले की पट्टी पे है और हमा वक्त वहाँ पे शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और आप एक ऑल द टाइम इमरजेंसी की सिचुएशन में है। आपको नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है, आपको नहीं पता कि आज सुबह जब आप उठे हैं
तो आपके पेशेंट का मूड कैसा होगा और उसका रिएक्शन जो है वो कैसा होगा। जब आप रात को सोने जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपका बेटा या बेटी रात को घर भी आएगा तो किस हालत के अंदर आएगा और ये चीज़ें आपके लिए कितनी एक्सेप्टेबल हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं जब साथ साथ सिनेरियो हो रही होती हैं तो लर्नड हेल्पलेसनेस का जो फिनोमिनन है वो भी डेवलप हो रहा होता है। लर्नड हेल्पलेस बेसिकली दो साइंटिस्ट ने जो कि मार्टिन और स्टीवन है, उन्होंने 1965 में इस फिनोमिनन को एक्सप्लोर किया कि ये क्या चीज़ है। और मैं आपकी आसानी के लिए अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकूं, अगर आप वो एक्सपेरिमेंट भी हमें बताएं जो उन्होंने किया था। एक्सपेरिमेंट के बजाय मैं एक सादा सी एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी देखने वालों के लिए कि जैसे आप एलिफेंट, कोई बेबी एलिफेंट होता है और जब वो किसी जू के अंदर भेजा जाता है तो उसको एक चेन से बांध दिया जाता है, लोहे की एक चेन से बांध दिया जाता है। वो हर रोज उसको झटकता है, तोड़ने की कोशिश करता है। उस वक्त वो छोटा साइज में है, ताकत उसकी कम है, सो वो उस चेन को तोड़ नहीं सकता। दिन में 20 मरतबा वो उसे झटक कर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं तोड़ सकता। फिर वो हर रोज महीनों उसे तोड़ने की कोशिश करता है। जब वो नहीं तोड़ सकता तो इवेंचुअली वो लर्न करता है, उसका ब्रेन, कि ये काम मुमकिन नहीं है। सो वो उससे फिर तोड़ने की कोशिश भी छोड़ देता है। और आप जब भी किसी जू में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बड़े जाइंट साइज का हाथी जो है वहां पे एक छोटी सी लोहे की चेन के साथ बंधा हुआ है जिसे वो एक झटके से तोड़ सकता है, लेकिन अब वो उसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता। और हर रोज जो उसकी देखभाल करने वाला फर्द है वो उसी चेन के साथ उसको बांधे रखता है और उसको खाना खिलाता है और तमाम लोग उसे देख के तालियां बजाते हैं और वो कोई छोटे मोटे करतब करना भी सीख जाता है। सो लर्नड हेल्पलेसनेस की ये मिसाल जो आप हर दफा जब भी जू में जाएं जरूर देखने की तरफ जाते हैं कि एक इतना बड़ा हाथी लोहे की एक छोटी सी चेन को अब तोड़ नहीं सकता क्योंकि वो एफर्ट करना ही छोड़ देता है। और इस पूरे प्रोसेस में जब उसकी तवानाई कम होती है, जब साइज उसका छोटा होता है, वो तोड़ने की कोशिश करता है और वो नहीं तोड़ सकता। जैसे बड़ी अच्छी मिसाल है कि हमारी फैमिलीज भी जब आती हैं हमारे पेशेंट्स के साथ तो वो ऐसी बगैर स्किल्स के जो कोशिशें करते रहते हैं और वो कामयाब नहीं होती, तो वो भी एक लर्नड बिहेवियर एग्जैक्टली कि फैमिली जब कोई भी नहीं सकता 15 साल के बाद हमारे पास आ रही है या 25 साल के बाद बाज़-औक़ात फैमिलीज हेल्प के लिए आते हैं या बाज़-औक़ात 5 साल के बाद आते हैं, तो ये सारा अरसा वो घर में कोई ट्रायल एंड एरर करते ही रहते हैं, दिन में 20 मरतबा और 20 महीने तक वो ये सारी चीज़ें करते हैं। और बकौल फैमिलीज के मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती है तो अक्सर वो जब नए तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो इतने सालों 20 तरीके इस्तेमाल किए, कोई भी वर्क नहीं किया। और उन्हें नई जब स्किल लर्न करते हैं तो उसमें भी वो हेजिटेट होते हैं क्योंकि उनके पीछे फिनोमिनन ये है कि शायद ये भी वर्क ना करे। वो उसे भी बड़े अनसर्टेनिटी के साथ आपसे रिसीव करते हैं और हिचकिचाते हुए उसे अप्लाई करने की तरफ जाएंगे और कभी उससे फायदा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उनका ब्रेन पीछे रेजिस्ट कर रहा होता है ड्यू टू दैट लर्नड हेल्पलेसनेस जिसका शिकार वो साल तक रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे वो परसीबो इफेक्ट भी तो काम करता है ना, जब वो ये सोच रहे होते हैं कि ये भी इफेक्ट नहीं करेगा, शायद नहीं तो करेगा, फिर उनका अपना मोटिवेशन भी उसमें बड़ा कम हो जाता है। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ चूंकि कंटिन्यूअस स्ट्रेस भी है जो मसाइल को और ज्यादा डबल कर देता है और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जब वो स्ट्रेस में नहीं होते और अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, लाइफ में आने वाले मसाइल को भी मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो कंटिन्यूअस एक्टिव एडिक्शन के साथ उन्हें रहना पड़ता है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और उसमें उनका जो थिंकिंग ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है क्योंकि उनका एक्टिव एडिक्शन के अंदर जो इमोशनल ब्रेन है उसे काफ़ी ओवर एक्टिव रहने की जो एक प्रोबेबिलिटी है उसकी वो बढ़ जाती है। सो ये लर्नड हेल्पलेसनेस का फिनोमिनन है जो कि हमारी तकरीबन सभी ही फैमिलीज जो हैं वो एक्सपीरियंस करती हुई नज़र आती हैं। बाज़ औक़ात जो की इनेबलर्स होते हैं वो ज़्यादा लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार होते हैं। और आप जब फैमिली किसी को भी ट्रेन करते हैं रिकवरी के अंदर तो आपको उस शख्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है जो कि ट्रीटमेंट के अंदर सपोर्ट की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। ये एक्चुअली वही शख्स है जो लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार है और आपको बज़ाहिर ऐसे रवैये उसमें देखने में नज़र आते हैं कि आप उसे सेशन के लिए इनवाइट करते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे आपका जो सेशन है वो कैंसिल कर देता है, या वो सेशन में जब दोबारा आएगा वो बताएगा कि उसको कितने काम है घर में जो कि नहीं मैनेज हो पा रहे और उसकी प्रेजेंस
घर के अंदर कितनी ज़रूरी है। उसे बच्चों को पिक करना है स्कूल से, उसे किसी ना किसी और फंक्शन में जाना है, या उसे कोई ना कोई और मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश करना है। बट ये नेचुरल रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स चेंज या टूवर्ड्स न्यू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उसकी बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने साल इसको हल करने की कोशिश करके देखा है। सो जब हल नहीं हो सकता तो फिर इसे हल करने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, यही लर्नड हेल्पलेसनेस जो है वो आपको पेशेंट्स में भी नज़र आती है, जो नशा करते हैं, ट्रायल एंड एरर से उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, और इवेंचुअली जब वो उसमें नाकाम होते हैं तो उनका ब्रेन ये सीख लेता है कि मैं कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता, सो अब नशा छोड़ने की कोशिश ही क्यों करूं। क्योंकि जब भी वो अपने तौर पर नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निपटना पड़ता है, जिसको हम एक्यूट विड्रॉल कहते हैं, या हम इमोशनल उन्हें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सो जब वो इतनी तकलीफ़ में से गुजरते हैं तो वो बड़ी जल्दी रिलैप्स की तरफ जाते हैं, बड़ी जल्दी दोबारा ड्रग यूज़ करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ उन्होंने अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सीखी होती है कि जब भी मैं नशा करता हूँ तो मेरी ये तमाम तकलीफ़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं और मैं दोबारा से नॉर्मल कुछ ना कुछ फंक्शन करने के काबिल हो जाता हूँ, या मुझे ये फ़िक्र नहीं रहती कि शायद मैं इन एक्यूट विड्रॉल के अंदर जो मुझे फेस करना पड़ रहा है नशे को निकाल के, तो शायद मैं मर ना जाऊं। सो पेशेंट के अंदर भी आपको ये लर्नड हेल्पलेसनेस जो है वो नज़र आती है। वो भी ट्रीटमेंट को इसीलिए रेजिस्ट करता है क्योंकि किसी भी पेशेंट ने जो कि किसी ट्रीटमेंट सेंटर से उसकी फैमिली रब्ता करती है, वो इससे पहले कई सौ मरतबा खुद से छोड़ने की एफर्ट कर चुका होता है, और हर दफ़ा नाकामी के बाद उसका ब्रेन भी ये सीख लेता है कि ये काम पॉसिबल नहीं है। सो जब पॉसिबल नहीं है तो फिर बार बार अपने आप को तकलीफ में से क्यों गुजारना है। बल्कि शुरू में तो बहुत सारे मरीज़ इसी ट्रैप में रहते हैं कि मैं आज आखिरी दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी कंजप्शन हो गई, कल से मैं ड्रग नहीं लूँगा और अब से मैं ड्रग से तौबा करता हूँ और बस ये मैं आखिरी दफ़ा कर रहा हूँ। ये इस ट्रैप में वो चलते रहते हैं, और फिर यही वो ट्रैप है जो उन्हें आगे इस माइंडसेट तक भी लेके जाता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार की कोशिश के बाद भी छोड़ नहीं सकते, और ये वो अपनी थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। सो फिर इस पे खामखा अपने आप को तकलीफ में से बार बार आप क्यों गुजारना चाहेंगे। सो आप फिर किसी ना किसी ट्रीटमेंट को या हेल्प को, अगर कोई आपको कहता भी है कि आपको किसी ट्रीटमेंट में जाने की ज़रूरत है, तो उनका बहुत अरसे का जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो ऐसी हेल्प को फिर डिनाई आसानी से कर देते हैं। हालांकि नाजरीन, ये बड़ा ही अजीब फिनोमेना है कि जब हम एक काम को नॉन साइंटिफिक वे में करते हैं या लेमैन की थेरीज के ऊपर करते हैं तो वो काम तो कभी भी नहीं होगा। तो बेहतर तो ये है कि हर काम को स्ट्रक्चर्ड वे में और स्टैंडर्ड के ऊपर किया जाए, ताकि हमें इस किस्म की रेजिस्टेंस को फेस ही ना करना पड़े, जो कि हमारे ब्रेन की एक ख़ास डेवलपमेंट कर देती है, जिसमें हम हेल्पलेसनेस को लर्न कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि रास्ता कोई है ही नहीं। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे चलाऊँगी। आपने जैसे बड़े अच्छे तरीके से बताया कि शेडो ऑफ इलनेस में फैमिली मेम्बर्स जब इतना सब सारा वक्त गुजारते हैं तो फिर उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, किस किस्म की बीमारियाँ वो अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मैं कॉम्प्लिकेटेड इशू पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ जब हमारे पास आती हैं और हम उनसे ये कहते हैं कि आप घर के छोटे बच्चों को भी ट्रीटमेंट में लेके आएँ, तो वो हमें आगे से जवाब ये देती है कि नहीं, वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं और उन्हें तो इस सारे मामले से दूर ही रखें। उन्हें तो इनफैक्ट पता भी नहीं है कि उनके फादर जो हैं वो या फैमिली का कोई मेंबर जो है वो नशे की बीमारी का शिकार है या आदी नशे का आदी है, तो आप उन्हें तो इस चीज़ से दूर ही रखें। तो इस बारे में मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को डिटेल से बताया जाए कि बच्चों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट, ये जो आपने क्रॉनिक स्ट्रेस की बात की है, तो ये बच्चों में कैसे देखा जा सकता है। अच्छा, बच्चे जो हैं जहाँ पे घर में बाकी अडल्ट काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी से अफेक्ट कर रहे होते हैं, सो बच्चों को भी अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी अफेक्ट कर रहे होते हैं। बाकी जितने भी घर के बड़े हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व किया जा सकता है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी कुछ डेवलप हो चुकी होती है, कुछ ज़िंदगी में उन्होंने मसाइल को हल किया होता है, लेकिन अब ये जो मसला दरपेश है इसको हल करने में उन्हें बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर अभी तमाम जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहे होते हैं, उन्होंने अभी कोई कामयाबियां हासिल नहीं की होती,
और जब उन्हें ऐसी फैमिली का हिस्सा वो बनते हैं जहाँ पे कोई ना कोई फादर फिगर या कोई मदर फिगर जो है वो ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से निपट रहे हैं, तो बज़ाहिर लोगों का ख्याल ये होता है कि ये छोटा है और बच्चे थोड़े केयरलेस होते हैं, वो जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, वो खेलते कूदते रहते हैं। बट आई टेल यू कि ऐसे बच्चे जो छोटी एज के हैं और उन्हें किसी न किसी ऐसे घर के अंदर ग्रो करने का मौका मिलता है जहाँ पे एडिक्शन का मर्ज है या अल्कोहलिज्म का मर्ज है, वो बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वो लोग चूंकि एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उनके साथ कोई चीज़ शेयर करेंगे, तो वो ना सिर्फ जल्दी उन चीज़ों को असेस कर लेते हैं बल्कि उन्हें अपनी ज़ुबान पे ताला भी लगाना पड़ता है और वो साइलेंस में भी जाते हैं, बिकॉज कोई बंदा उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आकर अपने फादर के बारे में बात करेंगे कि ये अब्बू ड्रिंक इतनी क्यों करते हैं या अम्मी इतनी ड्रिंक क्यों करती हैं या अब्बू जब बाहर से आते हैं तो वो लड़खड़ा क्यों रहे होते हैं। सो बैक ऑफ द माइंड उन्हें पता होता है कि क्या मसला है, लेकिन ना सिर्फ वो ये मसला आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते बल्कि लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते उनसे कि वो शेयर करें। और अगर कोई शेयर करता भी है आउट ऑफ क्यूरोसिटी, तो यूजुअली जो घर के बड़े होते हैं वो उन्हें गलत जवाब देते हैं, स्नब करते हैं, गलत जवाब देते हैं, बाज़-औक़ात स्नब करते हैं, बट मोस्टली गलत जवाब देते हैं और बताते हैं कि नहीं कुछ घर पे प्रॉब्लम था या नहीं अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से आपको यूं लगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सो बच्चों के अंदर फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या मैंने गलत जज किया, क्या कंफ्यूजन की स्टेट है। फिर हर वक्त अनसर्टेनिटी है कि कभी तो अब्बू बड़ा प्यार करते हैं और कभी अब्बू बहुत वायलेंट हो जाते हैं, कभी वो उन्हें अब्यूज़ करते हुए वर्बली नज़र आते हैं, कभी घर के अंदर जो है वो दो तरफा जंग छिड़ी होती है, अम्मी और अब्बू के दरमियान लड़ाई हो रही होती है। सो बच्चे ऐसी सूरत में ना सिर्फ कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं बल्कि एंटी सोशल बिहेवियर उनका ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू हो जाता है, उनकी कोग्निटिव एबिलिटी डिस्टर्ब होती है, उनका इमोशनल ब्रेन जो है वो ज़्यादा ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और चूंकि छोटे बच्चों के अभी ब्रेन डेवलप हो रहे होते हैं, तो ख़ास तौर पे जिस भी एज के अंदर उन्हें इस क्रोनिक स्ट्रेस को फेस करना पड़ेगा, उस एज के अंदर जो भी उनके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है वो उसके रीजन्स डिस्टर्ब होंगे और डैमेज होने की तरफ जाएंगे। जैसे जो हिपोकम्पस है वो यूजुअली 12 साल की उम्र से पहले जो है वो डेवलप हो जाता है। सो अगर किसी ऐसे बच्चे को ऐसी फैमिली का वो हिस्सा है जहाँ पे एडिक्शन है और उसकी एज 12 साल से कम है, सो इसका मतलब है कि वो कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी डिस्टर्ब होगी और नई चीज़ों को लर्न करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का उसे सामना करना पड़ेगा। और जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये यूजुअली 12 साल से 18 साल के बीच में डेवलप होती है। सो अगर किसी बच्चे को टीन एज के अंदर ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा जहाँ पे ये सारे मसाइल हैं और एडिक्शन है और घर के अंदर वायलेंस की फिजा है, घर के अंदर हर वक्त अनसर्टेनिटी है, हर बंदा जो है वो एक सीक्रेट कैरी किए हुए है, सो ऐसी सूरत में फिर उस बच्चे के थिंकिंग ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट आएगा, चीज़ों को एनालाइज करने में डिफ़िकल्टी होगी, पर्सनैलिटी उसकी प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकेगी और इसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी नहीं कर सकेगा। सो बच्चों के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे इफेक्ट करते हैं। और यूजुअली जब कोई रिकवरी में जाता है तो फैमिली चूँकि रिकवरी का हिस्सा बन जाती है, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है, लेकिन ऐसी सूरत में बच्चों को वो मौका नहीं मिलता जो कि रिकवरी के अंदर उन्हें ग्रेजुअली लेकर जा सके। सो ना सिर्फ ऐसे बच्चों के अंदर चेंजेस आते हैं जो कि कम एज के हैं, बल्कि ऐसे बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए वो भी इन सारे स्ट्रेसेस को फेस करते हैं। जहां मैं तज़किरा करना चाहूँगी खासतौर पे ऐसी माओं का जो कि प्रेग्नेंट हैं और वो ड्रग यूज़ करती हैं। सो प्रीनेटल फेज के अंदर बच्चे जो वो ड्रग है वो प्लेसेंटा के थ्रू रिसीव करते हैं और चूंकि उनका लिवर फिल्टर नहीं कर सकता उस ड्रग को, सो उनके बॉडी के अंदर भी ब्लड कंसंट्रेशन अल्कोहल की उतनी ही होती है जितनी के माओं के अंदर होती है। सो ये तो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो गई। सो ऐसी सूरत में बच्चों के अंदर एक डेवलप करते हैं जिसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसी सूरत में जिनमें घर पे कोई माँ है और वो ड्रग यूज कर रही है और आगे बच्चे की प्रेगनेंसी के अंदर से वो गुजर रही है, सो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका ब्रेन जो है वो यूजुअली देखा गया है कि वो 20% जो है वो शॉर्टर होता है साइज में उन बच्चों की निस्बत जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर पलते हैं। समझने की बात यह है कि हमारा जो ब्रेन है वो उतना ही हेल्दी होगा जितना कि हमारी सराउंडिंग हेल्दी हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे ब्रेन को डेवलप करने में। जो न्यूरल नेटवर्किंग है वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस से डिस्टर्ब होती है,
हमारा ब्रेन जो है वो नए न्यूरॉन्स जो बनाना जो है वो बंद कर देता है, और जो पुराने या एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इन्वर्ट जो है वो सफ़र करना शुरू करते हैं, जिससे ब्रेन डिसफिगर होता है और जो ब्रेन की न्यूरल एनाटॉमी है वो भी डिस्टर्ब होती है और वो भी डैमेज की तरफ जाती है। सो प्रीनेटल फेज के अंदर प्रेग्नेंट माएँ अगर हैं और वो ड्रग यूज़ करती हैं तो बच्चे इफेक्ट करेंगे। और फर्ज करें कि कोई माँ प्रेग्नेंट है और फादर वहाँ पे ड्रग यूज़ करते हैं, सो वो माँ जितने स्ट्रेस से गुजर रही है बच्चा भी उतने ही स्ट्रेस से गुजरेगा। और आमतौर पे देखा जाता है कि जब बच्चे ऐसे डिलीवर होते हैं तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी को फेस करने का जो टॉलरेंस लेवल है वो काफ़ी कम होता है, और ऐसे बच्चे आगे चल के ड्रग्स की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं कि ड्रग्स में जाने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो उनकी लर्निंग है वो इम्पेयर्ड होती है। सो ये 3 चीज़ें आपको बड़ी कॉमन ऐसे बच्चों में नज़र आ सकती हैं जिन्होंने फर्स्ट हैंड उसको एक्सपीरियंस नहीं किया बट माँ के थ्रू एक्सपीरियंस किया, और आगे चल के उनके अंदर ये डेवलपमेंट नज़र आती है। मुझे लगता है कि हमारी जो बातचीत है वो काफ़ी हैवी होती जा रही है, और ऐसी फैमिलीज़ के लिए बड़ा ये डिज़ास्टर है, ये जो डैमेज इमोशनली बड़ा डिस्टर्बिंग है ये। बट इसमें रिकमेंडेशन यही है कि जितना कोई जल्दी रिकवरी का सफ़र स्टार्ट करता है, जितना जल्दी फैमिली के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, उतना जल्दी बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इन सारे डैमेजेस से बाहर निकलें और एक नॉर्मल जो उनकी पर्सनैलिटी है वो उसको लेकर बड़े हों। बिकॉज जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और वो सेफ़ एनवायरनमेंट एक घर जो है वो प्रोवाइड करता है। उन्हें ट्रस्ट करना दूसरों पर सीखना होता है, उन्हें ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करना होता है जो उनके लिए सेफ हों, जो उन्हें कोई अनसर्टेनिटी ना लाएं। बच्चों के अंदर जो रेगुलर स्केड्यूल हैं वो डेवलप करने होते हैं, और रेगुलर स्केड्यूल से मेरी मुराद है कि उन्हें पता हो कि उनके सोने का टाइम क्या है, उन्हें पता हो कि उनके जागने का टाइम क्या है, वो किस टाइम पे खाना खाएंगे, और उन्हें प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए अपने सराउंडिंग में। स्कूल वो किस टाइम पे जाएंगे, वो होमवर्क किस टाइम पे जाएंगे करेंगे। और लेकिन जब ऐसी सूरत जब हम एक्टिव एडिक्शन का फेज देखते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ अनसर्टन होती है, हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि सोने जागने के टाइमिंग डिस्टर्ब होते हैं फैमिलीज़ के, खाने खाने के टाइमिंग फैमिली के डिस्टर्ब होते हैं, जब किसी को भूख लगती है तो कोई खा लेता है, जबकि छोटे बच्चों को हंसने की खेलने की ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों को अपना चाइल्डहुड प्रॉपरली एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत होती है। जबकि हम एक्टिव एडिक्शन में देखते हैं कि ऐसे बच्चे मुख्तलिफ रोल्स को अडॉप्ट करते हैं जिनका जिक्र हमने अपने एक प्रीवियस प्रोग्राम में भी किया था, और जो हीरो किड्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और अपनी लाइफ में उन्हें काफ़ी आगे चल के डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पर तो एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन नाजरीन मैं आपको बताती जाऊँ कि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि इस डिस्ट्रेस से बाहर कैसे आया जा सकता है, और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन सी डिस्ट्रक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, और फिर क्या करना चाहिए। सो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिंट पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिंट सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की कौन सी है? चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूकॉन सुपर कार्ड से
अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन सिम लाओ और पैसे अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से इसलिए कपड़े, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी क्या कीमत है जो कि वो ख़ानदान अदा करते हैं जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी के साथ पाया जाता है। तो काफ़ी हैवी सा एक सेशन हुआ यहाँ पर, जिसमें कि मैडम ने हमें बताया कि ऐसी क्या क्या तकलीफ़ें हैं जिनसे ये ख़ानदान के हर फ़र्द को गुज़रना पड़ता है। यानी कि एक तरफ तो इलनेस है और दूसरी तरफ शेडो ऑफ इलनेस में लोग किस किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ हमने जहाँ इतने मसाइल का तज़किरा किया है, वहाँ पर हम इतना ज़िक्र ज़रूर करें, कुछ ढारस ज़रूर दें अपनी ऐसी फैमिलीज़ को जो इस प्रॉब्लम में, कि क्या ऐसा मुमकिन है कि रिकवरी की तरफ अगर हम सफ़र करें तो फिर जो पर्सन नशे की बीमारी में अगर उसकी रिकवरी होती है तो साइड बाय साइड ऐसे डैमेज भी रिकवर हों, और क्या ये डैमेजेस इरिवर्सिबल होते हैं या फिर रिवर्सिबल होते हैं, किस किस्म के डैमेजेस हैं? बड़ा ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब फैमिली में ये डैमेजेस आ जाते हैं तो या हेल्थ कंडीशंस ऐसी डेवलप हो जाती हैं या साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होते हैं, तो इनमें से कितना कुछ रिवर्सेबल है और कितना कुछ इरिवर्सेबल है। सबसे पहली चीज़ ये समझने की है कि जब आप किसी सलूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी भी एक मरीज़ की नशे से बहाली का सफ़र है या एडिक्शन से, एक्टिव एडिक्शन से रिकवरी का जो सफ़र है, जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस फैमिली एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। जैसे फैमिली एंगर में से निकल आती है, ये एक्सेप्ट करने के बाद कि ये कोई फिज़िकल इलनेस है जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, ये कोई हैबिट की बात नहीं है। सो सबसे पहले फैमिली अपने एंगर को मैनेज करती है डिजीज़ कॉन्सेप्ट को लर्न करके, फिर फैमिली असर्टिवनेस सीखती है, फैमिली इनेबलिंग और प्रोवोकेशन के रवैयों में से बाहर निकल आती है, और फैमिली अपने उस स्टोरी को जो कि उन्होंने अपनी फैमिली के हवाले से परसीव की होती है, फैमिली उन्हें दोबारा से देखना शुरू करती है। बिकॉज एडिक्शन जो है वो सिर्फ एक मरीज़ के नशा करने का मामला नहीं है, बल्कि इससे काफ़ी बियॉन्ड है। मैंने अक्सर देखा है जब भी कोई फैमिली से रब्ता हमारा होता है और वो हमारे पास आती हैं तो कुछ ही सेशंस के बाद वो पेशेंट की तस्वीर निकाल के दिखाना शुरू करती हैं और वो हमें बताना शुरू करती हैं कि देखें ये वो शख्स है जिसको वो चेरिश करते हैं।
वो गुड हेल्थ के साथ होती हैं यूजुअली तस्वीरें, वो किसी फंक्शन पे बनाई गई होती हैं जहाँ पे पेशेंट हंस रहा होता है या जहाँ पे सब लोग जो हैं वो मज़ा ले रहे होते हैं। सो बेसिकली फैमिली का जो तस्वीरें दिखाना है उसके पीछे जो एक्चुअल पर्पस है कि वो हमें वो पिक्चर दिखाना चाहते हैं जब उनके घरों में एडिक्शन नहीं थी और उनकी जिंदगियां कैसी थी। उनके पीछे वही एक पिक्चर है जिसको वो दोबारा से रिक्लेम करने की भी एफर्ट करते हैं। ऐसी फैमिलीज जो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करने के बाद एक्टिव एडिक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहने के बावजूद भी जब वो ट्रीटमेंट को परसू करते हैं, सो इसका मतलब है कि आप उनकी रेजिलियंस को क्वेश्चन ना करें। वो काफ़ी रेजिलियंट हैं, उन्हें सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ एक रोड मैप की ज़रूरत है जहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप चलकर अपनी वही फैमिली पिक्चर दोबारा रिक्लेम कर सकें जो उनके जहनों के हाकों में अभी भी रोज़े रोशन की तरह बनी हुई है या आया है। सो फैमिली उसके लिए काफ़ी तगदो करती है अपने पेशेंट को रिक्लेम करने के लिए। और रिकवरी का जो सफ़र है ये सिर्फ पेशेंट में ही पॉजिटिव चेंजेस नहीं लेकर आता, बल्कि ये उसके साथ साथ फैमिली की रिकवरी की तरफ भी लेकर जाता है। फैमिली अपने मूड को रेगुलेट करना सीख जाती है, मूड को मैनेज करना सीख जाती है। छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स रिकवरी के अंदर आते हैं फैमिली उसके ऊपर आउटब्रस्ट नहीं करती, एंशियस नहीं होती, बल्कि वो पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं कि इस तरह के मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और उन्हें वो कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि रिकवरी में जो फैमिली है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक स्किल्ड जो थेराप्यूटिक फैमिली है उसमें कन्वर्ट हो चुकी है और अपने अंदर काफ़ी ऐसी स्किल्स को वो लोग डेवलप कर चुके हैं जो कि रिकवरी में किसी भी पेशेंट को रखने के लिए ज़रूरी हैं। और एक हार्मनी, एक यूनिटी उस फैमिली के अंदर आपको नज़र आती है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे इंटरवेंशन का जिक्र करना चाहूँगी कि इंटरवेंशन से पहले कोई फैमिली जितना आपको बिखरी हुई नज़र आती है, इंटरवेंशन के बाद वो फैमिली आपको उतना ही यूनाइटेड, उतना ही मोहब्बत से लबरेज, उतना ही हार्मनी के अंदर आपको नज़र आती है। ये हार्मनी किसी भी पेशेंट को रिकवरी में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात मैं करूँगी कि आप कैसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो फैमिली के अंदर आता है या अनडिस्कसेबल चीज़ें रखने की जो एक रिवाज है वो लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, आपस में मुश्किल मौज़ूआत पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सो उससे फैमिली ज़्यादा और स्ट्रेंथन होती है, फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हैं। सो आपने उनकी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम जो है वो करना है। जहाँ तक बात है मुख्तलिफ फिजिकल कंडीशंस को डेवलप करने की एक्टिव एडिक्शन के दौरान, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये शायद इरिवर्सेबल चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगी कि जब कोई फैमिली रिकवरी में चली जाती है तो उनके लिए अब अपनी इन चीज़ों को भी मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। वो अपनी मेडिसिन टाइम पे खाना शुरू कर देते हैं, वो कोई वॉक करना शुरू कर देते हैं, वो अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हर वक्त वरी हर टाइम रहती है वो उस रूमिनेशन से निकलकर मुस्बत सोचों की तरफ जाते हैं और मुस्बत चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, गुमान अच्छा रखना शुरू कर देते हैं। अपनी बीमारी को मैनेज करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो पॉजिटिवली वो चैनलाइज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। क्योंकि एक्टिव एडिक्शन में ये वो लोग हैं जो कि टाइम के ऊपर मेडिसिन नहीं खाते, जो कि अपनी कोई वॉक एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते, जो कि इवन 3 टाइम का खाना भी टाइम के ऊपर खाने के लिए नहीं जाते, जो कि इवन पानी जो है वो दिन में हो सकता है एक आध दफ़ा जब बहुत प्यास लगे तो पीने की तरफ जाएं, जो कि रेगुलरली पानी पीने की तरफ भी नहीं जाते, जो कि अपनी नींद को भी सेक्रीफाई करते हैं, रातों को जागते रहते हैं कि कब पेशेंट आएगा और कब वो दरवाज़ा खोले और कब उसे खाना पेश करें। सो वो अपनी नींद को भी सेक्रीफाई करते हैं, सो वो अपनी नींद प्रॉपर लेना शुरू कर देते हैं, जिससे जो उनकी फिजिकल कंडीशन हैं, जो उनके जिस्मानी आर्जे हैं वो काफ़ी हद तक मैनेज होना शुरू हो जाते हैं और वो उन्हें मैनेज करना भी सीख लेते हैं। सो ये एक पॉजिटिव चेंज है कि रिकवरी सिर्फ पेशेंट की रिकवरी नहीं बल्कि पूरी की पूरी फैमिली की रिकवरी का सफ़र है, जो जितना आगे वो बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा समरात उसके उन्हें मिलने लगेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है कि जो आपने बताया कि बच्चों में एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो डेवलप ही अंडर द स्ट्रेस हो रहा है। तो फिर क्या ऐसा होता है कि बच्चों की वो लर्निंग एबिलिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है इस रिकवरी? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा वाज़ह करना चाहूँगी कि ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं है, ये लर्निंग इम्पेयरमेंट्स है। ठीक है कि कुछ चीज़ें जो सीखना वो चाह रहे हैं, नई जैसे चीज़ें छोटी एज में बच्चों को सिखाई जाती हैं, उनके स्कूल से मुतालिक चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं, या आप उन्हें दांत ब्रश करना सिखाते हैं, या आप उन्हें कपड़े पहनना सिखाते हैं, या आप उन्हें शूज़ बंद करना सिखाते हैं। सो ऐसी नई चीज़ें या नई महारतें जो उन्हें दरकार होती हैं
अपनी एज के साथ नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है, उसमें उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है और यूजुअली पेरेंट्स ही उनके उन कामों को करने की तरफ जा रहे होते हैं। सो जब बच्चा कोई रिकवरी के अंदर जाएगा, वो सबसे पहला फ़र्क तो ये करना सीख लेता है कि ये जो नशे का मर्ज़ है ये कोई एक बाकी बीमारियों की तरह एक मर्ज़ है, ये मेरे अब्बू या अम्मी का कोई कसूर नहीं है। वो अपने फादर को या अपनी मदर को और बीमारी को सेपरेट निगाहों से देखना सीख लेता है। वो ये जानता है कि उसकी अब्बू उससे प्यार करते हैं, लेकिन नशा है जो इसमें कोई हर्डल क्रिएट करता है। बच्चे यूजुअली अपने आप पे ब्लेम बड़ी जल्दी लेना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर पेरेंट्स खुश नज़र नहीं आते तो शायद उनका कोई कसूर है, शायद उन्हें कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो पेरेंट्स को खुशी दे सके, और अगर वो इसमें नाकाम होते हैं तो वो अपना पर्सनल फॉल्ट कंसिडर करते हैं। सो बच्चों को ये भी सीखने की ज़रूरत होती है फिर जब हम रिकवरी की बात करते हैं कि ये उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ये उनके कोई अब्बू का फॉल्ट नहीं है या अम्मी का फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये कोई एक मर्ज़ है जो बाकी दूसरे अमराज जैसा है और इसको ग्रेजुअली देयर इज़ अ सोल्यूशन, और अगर इसके ऊपर काम करते चले जाएंगे तो हम फिर उस मर्ज़ को मैनेज करने में भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। सो बच्चों के हवाले से है कि जितना जल्दी रिकवरी का घर में सफ़र स्टार्ट होगा उतने कम उन्हें डैमेजेस को फेस करना पड़ेगा और उतनी जल्दी वो दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। कुदरत ने हमारे ब्रेन के अंदर एक बड़ी आला ताकत दी हुई है जिसको हम न्यूरोप्लास्टी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टी से मुराद है कि जब क्रोनिक स्ट्रेस आपके सराउंडिंग से निकलता है, ख़त्म होता है, तो आपके ब्रेन जो है वो दोबारा से न्यूरॉन्स को डेवलप करना सीख जाते हैं। दोबारा से जो स्किल कमियां होती हैं उनको नए न्यूरॉन्स बनते हैं, नए चैनल्स बनते हैं और वो उनसे दोबारा से चीज़ों को बनाना सीख जाते हैं। लेकिन अगेन आई वुड से कि जितना जल्दी ये सफ़र स्टार्ट होगा उतना जल्दी उसकी रिकवरी मुमकिन है, लेकिन अगर ये सफ़र लेट स्टार्ट होगा तो फिर इसकी रिकवरी कुछ मुमकिन होगी, कुछ मुमकिन नहीं होगी। सही। तो मुझे यकीन है कि मेरे नाजरीन को आज की इस गुफ्तगू से बहुत मुफीद मालूमात मिली होंगी। मैं चाहूँगी कि हमारे विलिंग वेज के जो प्रोफेशनल्स इस वक्त हमारे साथ हैं, अगर वो कोई सवाल करना चाहते हो तो वो प्लीज़ सवाल करें। जी मिस, मेरा सवाल ये है कि एक तो अपनी स्ट्रेस के बारे में बताया बहुत डिटेल में, थोड़ा सा और मज़ीद बता दीजिए कि स्ट्रेस की कोई क्रोनिकसिटी की कोई स्टेज होती है, क्या कोई स्टेजेस से होता हुआ आता है कि एक स्टेज पे आकर हम कहते हैं कि ये क्रोनिक हो गया, या क्रोनिक में भी कोई क्रोनिक और मज़ीद क्रोनिक होता है? दूसरा, ऐसे कुछ सिम्टम्स बता दीजिए जिन्हें देख के आइडिया हो सके कि ये क्रोनिक स्ट्रेस है, जिससे डायग्नोज हो सके, पहचान सकें, या फैमिली जो लोग अपने अंदर शनाख्त कर सकें कि अभी हम क्रोनिक स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं। अच्छा, हमारा जिस्म यूजुअली कुदरत ने बनाया है एमरजेंसी से निपटने के लिए। सो अगर तो हमें कोई वक्ती मसला दरपेश है तो तब भी हमें स्ट्रेस होता है, कोई नया चैलेंज हमें दरपेश होता है तो फिर भी हमें स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस पॉजिटिव है क्योंकि ये स्ट्रेस हमें प्रिपेयर करता है उस मसले को मैनेज करने के लिए। आप यूँ समझें कि जैसे आपका अगर कोई एग्ज़ाम है तो आपको स्ट्रेस होगा और आप उस स्ट्रेस के वजह से तैयारी करना शुरू करेंगे क्योंकि एड्रेनलिन थोड़ा बढ़ेगा आपके बॉडी के अंदर, आपको प्रिपेयर करेगा और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस स्ट्रेस हो जाए, अगर हर रोज़ ही कोई एग्ज़ाम हो और वो आउट ऑफ कोर्स भी आना हो और आपको सवालात का भी पता नहीं है और तैयारी का भी टाइम आपके पास नहीं है और हर रोज़ कोई एमरजेंसी किसी सिचुएशन है, तो ये फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे हम इसे कहेंगे कि अब ये स्ट्रेस जो है ये टॉक्सिक बन चुका है। सो कोई वक्ती प्रॉब्लम जो हमें दरपेश होती है, हम विद इन वीक्स, विद इन डेज उसको मैनेज कर लेते हैं, तो ये कोई एक स्ट्रेस होगा जिसको हम कंसिडर करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म का स्ट्रेस है। वंस इट्स ओवर, अब वो दोबारा मसला आपको दरपेश नहीं है। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस की जब मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि हर रोज़ कोई इमरजेंसी किसी सिचुएशन में से आपको गुजरना पड़ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि असल मसला क्या है, और यूजुअली हम ना सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बल्कि हमारे पास कोई नाम भी नहीं होता उस मसले को देने के लिए कि मुझे क्या मसला है। सो अगर हम मसाइल को हल करना चाहते हैं या क्रोनिक स्ट्रेस की इस फेज़ में से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं सुजेस्ट करूंगी कि जब भी कोई मसला दरपेश हो उसको कोई नाम दे दें, कोई नाम दे दें। जैसे हम तमाम लोगों को हमारे घर वालों ने कुछ नाम दिए हैं। अब जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं, चूँकि हम काफ़ी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, जब भी देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो जाफ़र नामी शख्स है इसकी ये एबिलिटीज़ हैं, ये वीकनेसेस हैं,
कौन सा काम इसको दिया जाएगा तो वो हो जाएगा, और कौन सा काम दिया जाएगा तो वो कुछ दिनों के बाद होगा। ठीक, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। इसी तरीके से वासे नामी जो शख्स हैं उनकी ये एबिलिटीज़ हैं, ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीक एरियाज़ हैं। सो इसी तरह जब हम किसी मसले को भी नाम दे देते हैं तो फिर हमें मौका मिलता है उसको एक्सप्लोर करने का कि ये जो मसला है, मेरी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये मसला XYZ है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या स्किज़ोफ्रेनिया है या कंडक्ट डिसऑर्डर है या अल्कोहलिज्म है या ड्रग एडिक्शन है। जब आप किसी भी मसले को नाम दे देते हैं तो फिर आप बहुत चारों तरफ की चुमक्खी लड़ाई नहीं लड़ते, फिर आप फोकस्ड हो जाते हैं, आपके सामने डायरेक्शन क्लियर हो जाती है कि मुझे ये मसला है, ये उसके सिम्टम्स हैं, ये मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगी तो मैं इस मसले को हल कर लूँगी। सो ये आप पॉजिटिवली चैनलाइज कर लेते हैं अपने इमोशंस को या अपने स्ट्रेंथ को टू सॉल्व दैट इशू। लेकिन अगर आप उस मसले को नाम नहीं देंगे और अगर हर रोज़ हम सारे लोगों को यही मसला दरपेश हो कि ऑफिस में जब भी जाएंगे तो इनको किस नाम से पुकारें, उनको किस नाम से पुकारें, आपको किस नाम से पुकारें, तो ये काफ़ी चुमुखी लड़ाई है जो हमें हर रोज़ लड़ना पड़ेगी। सो क्रॉनिक स्ट्रेस से मुराद कोई इमरजेंसी की सिचुएशन फॉर ईयर्स रहती है, फॉर मंथ्स रहती है और इवन मंथ से वो प्रोलॉन्ग करती है और आप उस मसले को कोई नाम नहीं दे सकते। आपके अंदर शेम की फीलिंग होती है, आपके अंदर गिल्ट इंड्यूस होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और आप उस मसले को जब नाम नहीं दे सकेंगे तो आप उसको हल करने की भी एफर्ट नहीं करते और आप यूजुअली चुमक्खी लड़ाई जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो ये क्रॉनिक स्ट्रेस है। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है क्रॉनिक स्ट्रेस की, तो इसमें एंग्शियस होना है कि आप बगैर वजह के या बाज़-औक़ात वजह के एंग्शियस होते हुए नज़र आएंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब होगा, आपको नींद जो है वो कम आना शुरू होगी या उसके पैटर्न्स कुछ डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा आपकी आंतों के अंदर गैस जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ना शुरू होगी या लो होना शुरू होगी। इसी तरह पल्स रेट आपका बढ़ना शुरू होगा, लो होना शुरू होगा या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको फिजिकली आप अपने अंदर एनालाइज कर सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप क्रोनिक स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब मैं एंग्शियस होने की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि बाज़-औक़ात आपको लग सकता है कि आपका जो दिल है वो घट रहा है, शैलो ब्रीदिंग हो सकती है या बाज़-औक़ात आपको फील हो सकता है कि आप शायद गिरने लगे हैं, फेंट होने लगे हैं। सो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये क्रोनिक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मिस, आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डिस्कशन आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था और वो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है जो कि है फीमेल हेल्थ केयर। ठीक है, आपने फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का बताया था, तो हम लोग यूजुअली डिस्कस करते हैं एडल्ट साइकोपैथोलॉजी को, जो एडल्ट से डिसऑर्डर्स रिलेटेड होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करें चाइल्ड साइकोपैथोलॉजी के बारे में कि हमारे जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या अफेक्ट होता है ड्रग्स का, या हम कुछ मेडिकेशंस लेते हैं तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन के ऊपर वो क्या अफेक्ट होता है कि जो फीटस में वो आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन हो गई, लर्निंग डिसऑर्डर्स हो गए, डाउन सिंड्रोम हो गया। क्योंकि आजकल काफ़ी सारी टेक्निक्स मौजूद हैं जैसे कोरियोनिक वायरस एनालिसिस या फीटोस्कोपी या डीएनए और जीन एनालिसिस। तो अगर कोई ड्रग्स या मेडिकेशंस का अफेक्ट होता है और वो आता है फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, तो हम क्या ऐसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं? अच्छा, अगर तो हम प्रेग्नेंट खातून की बात कर रहे हैं तो फादर की तरफ से वो इनडायरेक्टली अफेक्ट आएगा, जो कि वायलेंस की सूरत में हो सकता है, जो कि गालम गलोच की सूरत में हो सकता है, जो कि हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन को वो थप्पड़ मार दे या टांग मार दे। सो उससे जो स्ट्रेस बिल्ड होगा वो बच्चे तक थ्रू द प्लेसेंटा पहुंचेगा। और यूजुअली जब बच्चे जो लास्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है उसमें बच्चे आवाज़ें सुन रहे होते हैं, बाहर क्या हो रहा है, वायलेंस अगर इर्द गिर्द हो रहा है और उन्हें सुनाई दे रहा है तो वो एंशियस होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बच्चों के अंदर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा नज़र आती है, जैसे मैंने पहले भी तज़किरा किया कि जो टॉलरेंस है उसका थ्रेशोल्ड काफ़ी लो हो जाता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको आगे जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा बच्चा लोनली ज़्यादा होता है, आइसोलेशन की तरफ ज़्यादा जाता है, अकेला ज़्यादा रहता है, या उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। जैसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो सकता है, चीज़ों को उठा के पटकना हो सकता है, तोड़ फोड़ करना ऐसे बच्चों के अंदर आपको नज़र आ सकता है।
दूसरा जो जिक्र है वो मैं करना चाहूँगी कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और वो कोई ड्रग्स ले रही है, पाकिस्तान में चूँकि जो नशे हैं वो ज़्यादा ख़वातीन की बजाय मेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं हार्डकोर नशों की बात कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो एक एडिक्शन डेवलप हो रही है जो कि बहुत सारे लोग उससे डिनाई भी करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की एडिक्शन है कि ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि ख़वातीन लेती हैं हमारे घरों में जिनको हम डायग्नोज नहीं करते, और हमें बज़ाहिर लग रहा है कि अगर ये नींद की 2 गोलियां ले रही हैं या रिलैक्सेंट कोई 2 टैबलेट या 1 टैबलेट हर रोज़ ले लेती हैं तो ये नशा नहीं है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लॉन्ग टर्म पे यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर एडिक्टिव पोटेंशियल है तो वो आपके अंदर नशे के मर्ज को इग्नाइट कर सकते हैं। आपकी टैबलेट्स की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी उसको लेने की फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है, और आपके बिहेवियर के अंदर वो चेंजेस बड़े वाजिया होते हैं जो कि किसी भी एक्टिव एडिक्शन के अंदर पेशेंट के अंदर नजर आते हैं। और ये चीज़ जो है वो फिर पास ऑन हो जाती है, जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर वो नशे की एडिक्शन की टेंडेंसीज आ जाती हैं। टेंडेंसी नहीं आती बल्कि वो सारी की सारी जो मेडिकेशन का इफेक्ट है वो प्लेसेंटा के थ्रू आपको बच्चे के अंदर नजर आएगा। जैसे मैंने कहा कि बच्चे के जो लीवर है जो प्रीनेटल में फेज में है उसका लीवर प्रोसेस नहीं कर सकता उस ड्रग को, सो आप उसके ब्लड को अगर लेंगे तो उसके अंदर उस मेडिसिन की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितनी कि माँ के ब्लड के अंदर नजर आती है। सो इसका मतलब है कि ये भी काफ़ी हार्मफुल है, और चूंकि जेनेटिक फैक्टर भी एडिक्शन के अंदर होता है, सो ऐसा बच्चा जिसकी माँ एक्टिव एडिक्शन में है और उसकी बर्थ के दौरान एक्टिव एडिक्शन में है तो उसके आगे चल के एडिक्शन में जाने के चांसेस जो हैं वो 30% बन जाते हैं, जबकि नॉर्मल बच्चों के अंदर जिनके पेरेंट्स एडिक्शन में नहीं है या ड्रग्स यूज़ नहीं करते उनके अंदर वो चांसेस 10% होते हैं। सो एक तो चांसेस 30% बढ़ जाते हैं, दूसरा जैसे मैंने तज़किरा किया कि ऐसे बच्चों के अंदर लर्निंग इम्पेयरमेंट आपको बाद में नज़र आती है, एंग्जाइटी नज़र आती है, और नशों की तरफ जाने की टेंडेंसी इन बच्चों में आपको आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा नज़र आती है। सो ये चीज़ें हैं जो कि हमें देखने में नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आज की गुफ्तगू बहुत ही शानदार थी और मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन को बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। और अभी मैं ब्रेक में देख रही थी कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस भी आए हैं और हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैम से उनके सवालात ज़रूर जानूँगी। और मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे के जा रही हूँ कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट की सूरत में हमें भेज सकते हैं, और अगर कोई अपना नाम आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता तो फिर वो इनबॉक्स में अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हम दोनों की तरफ से खुदा हाफिज़।